ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसलिए होल्ड करना पड़ गया क्लास। ठीक है, अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ से मान के चले 20 से 25% चांसेस होते क्वेश्चन आने के। टोटल आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन एओडी से आते हैं, जिसमें मैक्सिमम मिनिमा के श्योर एक क्वेश्चन आना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका रेट ऑफ मेजर, ठीक है, मोनोटोनिक और टेंजेंट और नॉर्मल से आता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, तो टॉपिक है अपना टेंजेंट। आई होप आप टेंजेंट से परिचित होंगे। ठीक है, क्योंकि ये नोन वर्ड है। आपने क्लास 11th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तब वो बार बार आया होगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब टेंजेंट का मतलब क्या है भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो नहीं जाऊँगा, मुझे मकसद क्या है मेरा, मैं आपसे क्वेश्चन बनवाना है। यदि कोई आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है y = f of x, कोई एक फंक्शन है, यदि इस फंक्शन पे, ठीक है, कर्व है, यदि कोई एक पॉइंट P है, x1 ले लो, y1 कुछ भी ले सकते हो ना। यदि कोई लाइन, ध्यान देना, इस पॉइंट को टच करके जाती है, कोई लाइन लिख देता हूं, कोई लाइन जो है आपका इस पॉइंट को टच करके जाती है, तब ध्यान देना तो ये लाइन जो होगा ना, ठीक है, यदि टच करके जा रही, इसका मतलब लाइन क्या होगा, यूनिक होगा। उस पॉइंट पे या उस कर्व पे, ठीक है, लाइन क्या होगा, यूनिक होगा। यदि वो लाइन यूनिक है ना, ठीक है, तब वो कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा वो, टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट बनने के लिए कंडीशन क्या है, वो यूनिक होनी चाहिए, वो एक पॉइंट को टच करके जाना चाहिए, तब जाके बनेगा टेंजेंट। ठीक है, अब वही बात जैसे हमने यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर बात किया, अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई लाइन, ठीक है, टचिंग पॉइंट्स से क्रॉस करते हुए, टचिंग पॉइंट से क्रॉस करते हुए टेंजेंट के साथ यदि 90 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, तब इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। अब रही बात कि भाई यदि मेरे पास टेंजेंट है, ठीक, और उसका इक्वेशन मुझे लिखना हो, टेंजेंट है उसका इक्वेशन लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने क्या बताया कि भाई कोई लाइन यूनिक होगा, यूनिक लाइन होगा तो क्या कहलाएगा, वो टेंजेंट कहलाएगा। मतलब अल्टीमेटली अपने को डिस्कस करना था लाइन के ऊपर। तो लाइन का इक्वेशन जो बचपन से पढ़ते आए हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो है आपके पास y - y1 mt x - x1। अब आपके दिमाग में आ गया सही, mt क्या है, ध्यान देना, ये जो mt है ना, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ओके, TGT लिखते हैं ना, ध्यान में रखना टेंजेंट को, स्लोप। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अब आपके दिमाग में आएगा। सर स्लोप ऑफ लाइन तो अपने को पता है कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, ठीक, जो कि होता है भाई m = tan थीटा, tan थीटा = क्या होता है बेटा, y1/x1। यदि एक पॉइंट दिया है, ठीक है, पासिंग पॉइंट दिया, तो y1/x1 होता है हमारा टेंजेंट। ठीक है, अब रही बात कि भाई यदि मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, किसका निकालना हो, टेंजेंट का, तब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब एक काम करिएगा, एकदम सिंपल फंडा है। यदि कोई भी कर्व दिया है भाई, मतलब इसका कोई ना कोई क्या दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, कोई ना कोई क्या दिया जाएगा, इक्वेशन दिया जाएगा। इस इक्वेशन को आप क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। इस इक्वेशन को क्या करिए आप, डिफरेंशिएट करिए। मींस यदि y = f of x है, ठीक है, y = f of x है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx = f' of x बनेगा। अब जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, dy/dx तो क्या है आपका, स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ लाइन। यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहा है ना, लाइन, उस पॉइंट को पुट अप कर दीजिए। ठीक है, ये आपका स्लोप था, स्लोप ऑफ लाइन।
जैसे ही आप पुट करोगे, किसको पुट करोगे बेटा, पॉइंट को, मैं लिख देता हूँ, किसको पुट करोगे, पॉइंट को, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। मींस लिखते कैसे भाई, dy बाई डी एक्स 8x1 y1, ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाता है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, आप इतना नोट कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरी बातें आपकी किसके लिए हो चुकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर हो चुकी है। यदि इनके आपको ये बोले सर कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा या नॉर्मल क्या होगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो टेंजेंट है वो क्या परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल के। टेंजेंट क्या है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है भाई, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए कि हमारे पास ये दो लाइन है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो लाइन 1 का जो स्लोप m1 था, लाइन 2 का स्लोप m2 है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन था, m1 into m2 is equal to -1, ये तो एक रिलेशन था। तो सेम यहाँ पे भी वही बात होगी, चाहे टेंजेंट की बात करें चाहे लाइन की बात करें, दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके लाइन ही तो है। इसका मतलब क्या, यदि ये mt है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा भाई, -1 के इक्वल आएगा। ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। यदि आपको एक दिया है ना, तो आप दूसरे के इक्वेशन लिख पाओगे। क्यों, ध्यान दीजिए कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से पास होके जा रहा है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको स्लोप चाहिए, दूसरा पासिंग पॉइंट चाहिए। ये दो चीज मिल गया ना बेटा, तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख पाओगे। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया, चाहे टेंजेंट बोलो चाहे नॉर्मल बोलो, दोनों तो लाइन ही है। ठीक है, तो आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, पासिंग पॉइंट ढूंढना, और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हो गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि जेईई में 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप फिगर बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन केस ऑफ यदि आप फिगर नहीं बना पाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए। लेट द टेंजेंट टू द कर्व, देखो ध्यान दीजिएगा, टू द कर्व, कर्व क्या है, x² + 2x -4y + 9 = 0, एक कर्व है। ठीक, x² ठीक, x² + 2x - 4y + 9 एक कर्व है आपके पास। ठीक है, अब जैसे ही कर्व है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, कि ये जब का कर्व है, इस पे लेट द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब इस कर्व पे टेंजेंट है। भाई जैसे कर्व पे टेंजेंट की बात होगी, पहला कार्यक्रम क्या करना, जो भी कर्व दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करना। जो भी कर्व दिया जाएगा उसको क्या करना बेटा, आपको डिफरेंशिएट करना है फॉर द टेंजेंट। ठीक है, फॉर द टेंजेंट। क्यों, क्योंकि भाई हमको dy/dx 8 पॉइंट p हमको मिलेगा mt। तो एक काम करते हैं भाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x + 2 - 4y 1 लिख दो। हमने आपको डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया था, dy/dx को लिख सकते हैं y1 y', ठीक है, dy, ये सब हम आपको बता चुके हैं।
इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। अब यहां से देखिए आपके पास 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ गया, सॉरी 4y1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास 2x प्लस 2 आ गया। ये 2x प्लस 2 आ गया है आपके पास। तब आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब हम स्लोप की तलाश में जाएंगे हमको पॉइंट क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो जैसा है हम यहाँ पे पॉइंट को पुट करेंगे। अब पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट P है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो टेंजेंट बन रहा है ना एट द पॉइंट 1,3 पे है, ठीक है। पॉइंट P 1,3 पे है। इसका मतलब जहां जहां पे आपका y होगा वहां पुट करेंगे 3 और जहां जहां x होगा वहां पुट करेंगे 2। ये हो गया बेटा 4। तो y1 की वैल्यू क्या मिला आपको, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला है आपको 1। ये हो गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया बेटा, आपका काम क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये समझो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, पासिंग पॉइंट चाहिए जो कि क्या है आपके पॉइंट P है 1,3 और दूसरा क्या चाहिए स्लोप जो कि बेटा 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे, y माइनस y1 mt x माइनस x1। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, x प्लस 2। क्या मिलेगा, x प्लस 2। ये मिल गया, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या होता है। ओके, ऑन इट मीट द y एक्सिस। अच्छा भाई, ठीक है, एक y एक्सिस है, उस y एक्सिस में पॉइंट A है जहां पर ध्यान देना जो टेंजेंट है ना, जो हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो जाके मिलता है। जाके क्या होता है बेटा, मिलता है। मतलब जैसे ये y एक्सिस को टच करेगा, ध्यान देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, y इज इक्वल टू x प्लस 2 मीट्स y एक्सिस। यदि y एक्सिस को मीट करेगा तो ध्यान देना x की वैल्यू क्या होगा बेटा, 0। ये हमको पता है। जैसे x की वैल्यू 0 होगा बेटा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया भाई, 0,2। अब आपके दिमाग में आ रहा है इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को a, b चाहिए, सही, a b का स्क्वायर चाहिए। तो भाई a के कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए, ये पोजीशन वेक्टर ही तो है, ठीक है। अब हो गया बेटा a का काम खत्म। अब आएंगे b की तरफ। b के लिए क्या बोला गया है, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। अच्छा भाई, एक लाइन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट P को, ठीक है भाई। पॉइंट P क्या था, 1,3 है, ठीक है। एंड जो लाइन है क्या बेटा, पैरेलल टू द लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसके पैरेलल है, ठीक है भाई। तो और क्या बोला गया है, और बोला गया है जो लाइन L है ना, वो मीट कर रहा है, मीट्स पैराबोला। मतलब आगे जाके वो पैराबोला के साथ मिल रहा है, ठीक है। ओके भाई, पैराबोला क्या है आपके पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पैराबोला जिसके साथ आके मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक काम करते हैं, जब ये आके मिल रहा है बेटा तो इसका इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, अपने को पहला चाहिए पासिंग पॉइंट जो कि गिवन है बेटा, क्या है आपके पास P 1,3। स्लोप ऑफ लाइन चाहिए, तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये नहीं पता बेटा कि उसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, एक कंडीशन क्या दिया, जो लाइन L है ना इसके पैरेलल है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप होगा बेटा 1/3, ठीक है। अब स्लोप कैसे सोचोगे, लिख देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस c, बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, x के कोफिशिएंट को ही आप स्लोप बोलोगे, ठीक है।
अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x1। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 8, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/3 प्लस 8। ठीक है, प्लस 8/3 ये मिल गया इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इसको रखो, इसको भी क्लीन करो, अब इसकी जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, किससे जाके मिलता है बेटा पैराबोला के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं कहीं निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कौन सा पॉइंट है बेटा बी है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ध्यान देना बेटा दोनों की इक्वेट कर दो। ठीक है, दोनों को इक्वेट करो और पॉइंट भी निकाल दो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास 3y इज इक्वल टू 8 प्लस x है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से काम करके y इज इक्वल टू लिख दो, इधर थोड़ा सा छोटे जगह में लिखते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 8/3 बन गया बेटा ये। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू पुट अप करो बेटा, जैसे y की वैल्यू पुट अप करोगे x प्लस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कहाँ गया इसकी वैल्यू। ओके, तो वैल्यू ऑफ x इज 16 एंड वैल्यू ऑफ y इज 8। ये हो गया x और y की वैल्यू। ठीक है, अब ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है, किसके कोऑर्डिनेट है B के, तो B के कोऑर्डिनेट क्या है 16,8 है, ये हो गया पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। अब AB स्क्वायर चाहिए बेटा, तो पहले AB स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कहाँ गया 0 था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 256 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बेटा। कैसे हुआ 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर ऐड करो 12, फिर हो जाएगा बेटा 9 292। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। जल्दी से नोट करिए बेटा ना। चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेटा
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। मतलब आपके पास कर्व दिया जाएगा बेटा, उसके बीच में सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कर्व है बेटा, एक C1 है, दूसरा C2 है, ठीक है। ऑलवेज ध्यान देना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना बेटा ST, ये ऑलवेज along the common नॉर्मल। जो दोनों कर्व में कॉमन नॉर्मल होगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट से आपका नॉर्मल बना है, ठीक है, कर्व में C1 हो C2 है, उसी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि बेटा एक कॉमन नॉर्मल ऐसा मैं खींच देता हूँ, ये क्या आपका कॉमन नॉर्मल है। यदि मैं C1 की बात करता हूँ, उसमें क्या बनेगा बेटा, आपका टेंजेंट MT1 बनेगा। यदि मैं यहाँ सोचूं तो ये बनेगा बेटा आपके पास MT2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, दोनों टेंजेंट्स के बीच में, वही डिस्टेंस कहलाता है ST, ठीक है। अब बोलोगे सर इसको निकालें कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपका मेन काम क्या होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा, ठीक है, या तो आप दोनों टेंजेंट की वैल्यू निकाल लो, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग। या एक काम करो, ये पॉइंट को कैलकुलेट करो, एक पॉइंट को कैलकुलेट करो, दिया है तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये देखो, इसका इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन, हम इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि mod of ax1 plus by1 plus c, अच्छा वो तो 3d आ गया, तो z आएगा नहीं, ठीक है। ax1 plus by1 plus d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, ठीक है। आप उससे निकाल सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। द शॉर्टेस्ट distance between the line x minus y is equal to 1 and the curve। अब किसी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर आपने तो कर्व के बीच का डिस्टेंस बोला है, आप लाइन और कर्व का निकाल दो। ध्यान देना बेटा, लाइन भी तो एक कर्व ही है, ठीक है। एंड द कर्व इज x स्क्वायर is equal to 2y is, ऑप्शन है बेटा 1/2, 0, 1/2 रूट 2 और लास्ट ऑप्शन है बेटा 1/√2, ठीक है। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेटा ये क्या दिख रहा है आपका, एक पैराबोला है। क्या बेटा, एक पैराबोला है, ठीक है। और कैसा पैराबोला है बेटा, अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पॉजिटिव है, इसलिए कैसा पैराबोला बेटा, अपवर्ड है। चलो बना देते हैं, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा बेटा, ओरिजिन कहाँ पे आएगा आपका 0 पे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये बेटा आपके पास 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया, ओके। और दूसरा क्या बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। चलो इसका ग्राफ आप बना दो, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। ये कहीं ऐसा कुछ आएगा, ये पॉइंट होगा 1, ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्या होगा 1, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन नॉर्मल खींचेंगे, वही तो होगा, ठीक है बेटा। अब देखो तो नॉर्मल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट चाहिए बेटा। हम मान के चलते हैं इस पॉइंट को x1, y1 है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होगा, 90 बनाएगा, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं लिख देता हूँ ना कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, यदि मुझे x1 y1 निकल गया तो काम खत्म मेरा, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसका टेंजेंट निकालते हैं,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा टेंजेंट निकालने जा रहे हैं बेटा किसका, कर्व का, ठीक है, कर्व पे। तो टेंजेंट कैसे निकलता है बेटा, अपने पास 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बेटा 2y1 इज इक्वल टू 2x बना। तो y1 की वैल्यू क्या मिला बेटा, x के इक्वल, क्या मिल गया बेटा, x के इक्वल। और जैसे ही x के इक्वल मिला है आपको क्या करना है बेटा, पॉइंट को पुट अप करना है। अब पॉइंट क्या है आपके पास, x1 है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, पुट किया है, ये हो गया आपका। इसको एक काम करता हूँ, ऐसा और लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे बात करते हैं। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट आया बेटा, यदि हमको पता है कॉमन नॉर्मल है तो दोनों जो टेंजेंट बनेगा, ठीक है, कहने का मतलब ये लाइन और ये टेंजेंट, तो ध्यान दीजिएगा लाइन और टेंजेंट क्या होगा बेटा आपका, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो लाइन का जो स्लोप है ना, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहलाएगा। तो लाइन का जो टेंजेंट है बेटा वो क्या सही, लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, तो टेंजेंट भी क्या मिलेगा बेटा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, आपके पास 1 आ गया। क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। और जैसे ही 1 आ गया मतलब x1 की वैल्यू 1 हो गई है। ध्यान दीजिएगा x1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1। हमको ये भी पता है भाई, यदि पॉइंट इस कर्व में है तो पॉइंट क्या करेगा, कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ध्यान दीजिएगा 2y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। तो बेटा y1 जो पॉइंट है अपना, अच्छा y1 की जगह ना y डैश करो, ठीक है, स्लोप को क्या करिए, y डैश, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1/2, ठीक है, मतलब आपके पास पॉइंट आ गया। और जैसे ही आपके पास पॉइंट है बेटा 1,1/2, ये पॉइंट है और नीचे एक लाइन है, x कहाँ गया भाई, क्वेश्चन में था क्या, कहाँ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है। तो एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो था क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है बेटा, यही था आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में। तो इसको इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा बेटा, -1 इज इक्वल टू 0, पुट करिए, ठीक है, 1 into 1, फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस b कितना है आपके पास, -1 है, b कितना है बेटा, -1 है, और y1 क्या 1/2 है, और ये क्या बेटा -1 है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा रूट ओवर ऑफ 1, ठीक है, बाय 2 रूट 2 बन गया, ठीक है। अब ये आंसर देख लो बेटा, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, नोट करिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि मोनोटोनिक फंक्शन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन है बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल के, वो कर लेना अच्छे से। मैंने आपको बुक भी रिकमेंड किया है कि आप आरटी में परचेज करिए, वो सफिशिएंट है आपके जेईई मेंस के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी है बेटा, उस पे ना आपके पूरे, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल है। अब देखिए अगला हेडिंग डालिए मोनोटोनिक फंक्शन। ये भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, मोनोटोनिक फंक्शन में ध्यान दीजिएगा। आप जब आगे बढ़ोगे बेटा तो ध्यान देना है, यदि आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है, या उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, क्या उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है। आपके पास कोई भी एक फंक्शन है बेटा, y = f of x है आपके पास, आपने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और आपने देखा ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा द वैल्यू ऑफ y, ओके, द वैल्यू ऑफ y is increases when the value of x increases, ठीक है। the value of y is increases when the value of x is increases, ओके। ध्यान दीजिएगा बेटा, कंटिन्यूअसली यदि आपकी x की वैल्यू बढ़ाने पे कंटिन्यूअसली y की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, कहीं पे भी आपका अप डाउन नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फंक्शन कहीं जाके रुक गया या कहीं पे डिक्रीज हो गया। यदि एक शार्प एक्सपोनेंट दिखाई देता है तो हम इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन बेसिकली वही फंक्शंस होते हैं या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो, ओके। यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज करने पे द वैल्यू ऑफ y क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप से फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना बेटा, ये भी आपका मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब ये है कि वन वे जाना है, बढ़ना तो बढ़ते रहो, गिरना तो गिरते रहो, ठीक है, वो कहलाता है मोनोटोनिक फंक्शन। अब आगे कोई ऐसा फंक्शन आ गया जहाँ पे फंक्शन कभी अप कभी डाउन, मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो जाए, जैसे ये है बेटा, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बेटा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया ग्राफ। इन केस ऑफ मैथमेटिकली अपने को करना हो तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम निकालेंगे पहला dy/dx, ठीक है, dy/dx। मैं यहां जैसे लिख रहा हूं बेटा आप वैसे ही लिखिएगा, आप टोटल 4 बनाइए। यदि कोई फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, तब इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। यदि कोई फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि कोई फंक्शन ओनली ग्रेटर देन 0 है, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेस देन 0 है तब इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1, आप एक काम करो बेटा, वैल्यू ऑफ dy/dx क्या करो? कैलकुलेट करो। आफ्टर कैलकुलेशन स्टेप नंबर 2, आपको फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जब भी आपका dy/dx की वैल्यू 0
या नॉट डिफाइंड आ गया बेटा, जीरो या नॉट डिफाइंड आ गया तो ध्यान दीजिएगा उस जिस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू जीरो या नॉट डिफाइंड हो गया, मैं वापस बोलता हूँ जिस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू जीरो या नॉट डिफाइंड आ गया वो पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद स्टेप नंबर 3 में जाओ, ठीक है। अब एक काम करो, ड्रॉ नंबर लाइन ऐसे बचपन वाले, ठीक। जो भी आपके पास सीपी है बेटा पुट करिए, CP1 CP2 कुछ भी है, और यहाँ ना मेंशन करिए प्लस माइनस प्लस, ऐसा नहीं प्लस माइनस 100% नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बेटा वेविकल मेथड, ठीक है। ये सब बचपन में पढ़ चुके हैं और मैंने पढ़ाया भी है। अब एक काम करता हूँ, एकदम बेसिक एक क्वेश्चन उठा देता हूँ। देखो मेरे पास है बेटा y = x²। हर किसी को इसका ग्राफ पता है लगभग क्लास 11-12 में आने से और उससे पहले भी। ये आपके पास है, ठीक है। ये हो गया बेटा -∞ से 0 और 0 से +∞। ये -∞ से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से ∞ में क्या बेटा इंक्रीजिंग है। अब कई लोग के दिमाग में ऐसा ये तो अपने को समझ में आ गया, इससे कैसे बनाएं। एक काम करो बेटा, स्टेप नंबर 1 को फॉलो करो, फाइंड करो dy by dx की वैल्यू, क्या आएगा बेटा 2x। स्टेप नंबर 2 में आओ, क्या करोगे CP मींस dy by dx क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2x = 0, तो x की वैल्यू क्या मिला बेटा 0 मिल गया। यदि x की वैल्यू 0 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। स्टेप नंबर 3 क्या बेटा नंबर लाइन। नंबर लाइन में एक काम करो, जो भी CP आए मतलब x की वैल्यू जो भी आए बेटा उसको पुट करो। अब एक बार इस 0 के राइट में देखो, एक बार लेफ्ट में देखो। जब 0 के राइट में देखने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे पुट करो, ठीक है बेटा। जैसे हम 10 पुट करते हैं, 100, 1000 जो भी पुट करना कर दो। आफ्टर पुट करने के बाद हमको एक वैल्यू दिखेगा जो कि क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 0 से इधर देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जैसे नेगेटिव पुट करोगे बेटा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ अपने को ये समझ में आ रहा है कि इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे 0 से लेके +∞, डिक्रीजिंग होगा -∞ से 0 पे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? कई बच्चों को ग्राफ नहीं आता तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जो ग्राफ बना दिया अल्टीमेट है बेटा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बात क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है the function f of x is equal to x into e के पावर में x 1 minus x belongs to R is ऑप्शन नंबर ए है बेटा इंक्रीजिंग इन -1, ऑप्शन नंबर बी है बेटा डिक्रीजिंग इन 1/2, 2, ऑप्शन नंबर थर्ड इंक्रीजिंग इन -1 से -1/2, लास्ट ऑप्शन डी है डिक्रीजिंग इन -1/2, 1। ये है बेटा, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। अब मैं बोलूंगा बेटा इसका ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। एक एक्सपोनेंट है और दूसरा लीनियर है और दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो एक काम करते हैं बेटा, अपन ना सीधा सीधा ना जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो करने से पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई। क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा? f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ e के पावर में अंदर लेके जाओ x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब अगला कार्यक्रम क्या होता है भाई? स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ, तो dy बाई dx निकालो। तो यहाँ क्या बेटा? दो फंक्शन है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, x e के पावर में डब्बे का डिफरेंशिएशन e के पावर में डब्बा होता है और डब्बे को होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस e के पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1। अब देखो बेटा कुछ कॉमन है, कॉमन की अच्छा ठीक है, कॉमन क्या है बेटा आपके पास? e के पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा? x 1 माइनस 2x प्लस 1, इतना ही बच गया बेटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया बेटा। अब एक काम करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बेटा क्या क्या मिलेगा। एक काम करो, तो माइनस कॉमन ले लो बेटा पूरे से, जैसे माइनस कॉमन लोगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस e के पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस 2 चाहिए, एडिशन में माइनस 1 चाहिए, ठीक है भाई। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 अपन लिख सकते हैं। आगे देखते जाओ, e के पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बेटा 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा बेटा। अब देखते हैं आगे, माइनस e के पावर में x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 1 और 2x प्लस 1। अब देखो बेटा ये क्या है आपके पास? dy पर dx है, dy अपॉन dx है। अब स्टेप नंबर 2 में आओ, क्या निकालने जाओगे बेटा? cp। तो cp क्या क्या आएगा? जहां पे ये वैल्यू 0 होगा बेटा वही cp होगा ना, तो यहाँ पे cp क्या क्या आएगा बेटा? x इज इक्वल टू 1 आएगा सबसे पहला cp, और दूसरा आएगा -1/2। एक काम करो, ये -1/2 है बेटा, ये 1 है, हमने क्या किया? cp को प्लॉट किया, स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब जैसे cp को प्लॉट करेंगे बेटा, एक काम करते हैं, 1 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो, कोई भी वैल्यू सोच लो ना, ठीक है, डोमेन में होनी चाहिए। क्या सोचोगे बेटा? कोई भी सोच सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलो एक काम करते हैं, 1 पे ही वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो cp पे वैल्यू क्या आने वाली बेटा? 1 पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। फंक्शनल वैल्यू देखो, 1 पे वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? 1 पे वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? 1, यहाँ रखना है ना आपको, ठीक है। और -1/2 पे क्या हो जाएगा बेटा? ये -1/2 हो गया, ये प्लस, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी आपकी। क्या आएगी बेटा? वैल्यू नेगेटिव आएगी, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 1 से बड़ी कोई वैल्यू सोचोगे, वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी? ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे -1/2 से छोटी सोचोगे बेटा, मतलब नेगेटिव में सोचोगे तो माइनस ए हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब क्या है बेटा? आपके पास जो ग्राफ है वो इस टाइप से जाएगा, समझ में आया? ग्राफ क्या होगा बेटा? इस टाइप से जाएगा, मतलब पहले नेगेटिव, डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास -1/2 और 1 पे क्या है बेटा? फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग है। आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ये सब फंक्शनल वैल्यू है ना, चाहो तो आप ऐसे सोच लो ना, f ऑफ 1 निकाले हैं, f ऑफ -1/2 निकाले, ये वैल्यू प्लस आई है, ये वैल्यू माइनस आई है। अब ग्राफ बनाना है,
ठीक है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कल लास्ट टॉपिक है एओडी का, जो कि मैक्सिमम मिनिमा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू।